नमस्कार। आज हम राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं पढ़ेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पहला टॉपिक दिया गया है। और राजस्थान की ये प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान के सभी एग्जाम में काम आती हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें, जैसे RAS है, SI है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सब में सभ्यताएं दी गई हैं। इसके अलावा छोटी मोटी सभी भर्तियों में। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ने से पहले हमें प्राचीन भारत में प्राचीन भारत को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ताकि हम राजस्थान की सभ्यताएं उससे जोड़ सकें। जैसे भारतीय इतिहास में हम 3 भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। हम प्राचीन इतिहास में सारी सभ्यताएं देखेंगे। जो भी सभ्यताएं हैं वो हम यहां देखेंगे। अब गौर करें कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करें तो पाषाण काल आया। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले पाषाण काल आया। खास बात यह है कि आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। ये बेसिक है इस पूरी सभ्यता का। यदि ये समझ में आ जाता है तो फिर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें सामान्यतः सही होने लग जाती हैं, पढ़ने में आनंद आने लग जाएगा। पाषाण काल या प्रस्तर युग कहते हैं, पत्थर वाला युग, जहां पत्थर था, कोई धातु नहीं थी, पत्थर के औजार हुआ करते थे। वो पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आया। ताम्र पाषाण काल, इस ताम्र पाषाण काल को चैल्कोलिथ काल कहते हैं। चैल्कोलिथ यानी ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। माने आप समझिए कि पत्थर युग को हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं। वो है पहला पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। इसके 3 पार्ट बना दिए हमने। पूरा पाषाण काल जो है वो उस समय का राजस्थान में कोई स्थल प्रसिद्ध हमें 2-1 पढ़ने हैं। तो पूरा पाषाण काल के समय हमें पढ़ना है, जैसे बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है, और साथ साथ में बूढ़ा पुष्कर के बाद डीडवाना, आजकल तो जिला है, वैसे डीडवाना नागौर में था। तो डीडवाना, कुचामन डीडवाना, तो डीडवाना जो है वो बूढ़ा पुष्कर और डीडवाना, ये 2 ऐसे स्थान हैं जो पूरा पाषाण काल के हैं। माने इस समय पत्थर के औजार होते थे पूरे काल में, चाहे वो नव पाषाण हो, मध्य पाषाण हो, पूरा पाषाण हो। पूरा पाषाण काल जो है, यहां मानव शिकार करता था, खेती वगैरह नहीं करता था, शिकार करता था। माने उत्पादक नहीं था, सिर्फ उपभोक्ता ही था। मध्य पाषाण काल जो है, इसको मीजोलिथ कहते हैं। मीजो माने बीच में होता है, मीजोलिथ, मध्य पाषाण काल। पूरा का मतलब पुराने से है, तो उससे ऊपर मध्य पाषाण काल बाद में आया। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं। मीजोलिथ क्यों कहते हैं? मीजो का मतलब होता है मध्य में, जो बीच में हो वो मीजो होता है। माइक्रोलिथ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। लघु पाषाण उपकरण,
यूं कह दीजिए सूक्ष्म पाषाण उपकरण के कारण से ये सूक्ष्म पाषाण काल भी माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे वो बड़े छोटे हो गए थे, लघु हो गए थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल के रूप में कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल जो मीजोलिथ है उसका यदि राजस्थान में कोई स्थल पढ़ना है, हमें उसका कोई राजस्थान में स्थल पढ़ना है तो हमें स्थल पढ़ लेना चाहिए यहां बागौर, जो हमारे यहां सभ्यता भी है। बागौर भीलवाड़ा में है और साथ साथ में एक तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा जो है यहां लूणी नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे है तिलवाड़ा। तो ये मध्य पाषाण काल में दो स्थल हमें पढ़ने हैं। स्थल बहुत सारे हैं लेकिन हमें पूरा पाषाण काल में दो स्थल पढ़ने थे। वो आपने देखा कि पूरा पाषाण काल के दो स्थल जो हैं, पूरा पाषाण काल के दो स्थल जो हैं वो हमें देखना है। तो पूरा पाषाण काल के दो स्थलों में आप देखें कि बूढ़ा पुष्कर और डीडवाना था। डीडवाना झील भी है खारे पानी की। मध्य पाषाण काल या माइक्रोलिथ मीजोलिथ कहते हैं, उसका एक स्थल बागौर है और दूसरा जो स्थल है वो दूसरा स्थल, एक स्थल तो बागौर हो गया और दूसरा स्थल हो गया तिलवाड़ा, लूणी नदी के किनारे बाड़मेर में। नवपाषाण काल को नियोलिथ कहते हैं, नया नया है इसीलिए नियोलिथ कहते हैं। अच्छे से सीखना इस चार्ट को, नियोलिथ कहते हैं। और नियोलिथ के समय का राजस्थान में कोई भी स्थल नहीं मिला है। ये राजस्थान के स्थल पढ़ रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये सभ्यता हमें ध्यान रखनी है। पूरा पाषाण काल का जो स्थल है, पाषाण काल जो है उसमें पत्थर का उपयोग होता था, पत्थर का उपयोग होता था, किसी अन्य प्रकार की धातु वगैरह का उपयोग नहीं होता था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीन भागों में बटा है, पुराना, बीच का और नया। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। इसमें से सबसे छोटे उपकरण जो है मध्य पाषाण काल में पाए गए माइक्रोलिथ कहते हैं। आपको पता है हमारे सिलेबस में मध्य पाषाण काल लेट स्टोन एज के नाम से लिखा हुआ है, लेट स्टोन एज। और इसी मध्य पाषाण काल के स्थल जो हमें दे रखे हैं वो निम्बाहेड़ा, बागौर और मंडिया या मंडपिया, ये दे रखे हैं। मंडिया भीलवाड़ा में, मंडपिया चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा है और बागौर भी भीलवाड़ा में है। पूरा पाषाण काल के स्थल पूछे तो बूढ़ा पुष्कर और डीडवाना है। सोचो, जो बूढ़ा हो गया वो डेड हो गया, जो पुराना है वो बूढ़ा है, जो बूढ़ा है वो डेड हो गया। इसका मतलब पुराना, बूढ़ा, डेड खत्म हो गया। यह मानव शिकार प्रवृत्ति का था, लेकिन मध्य पाषाण काल के लास्ट में आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन सबसे पहली बार आया। पूरे भारत में पशुपालन के साक्ष्य यदि कहीं से मिले हैं तो बागौर से मिले हैं, बागौर से मिले हैं। गौर करें, अब हमारे सिलेबस में लेट स्टोन एज यानी मध्य पाषाण काल है, जिसको मीजोलिथ कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। नवपाषाण काल का कोई स्थल नहीं मिला हमारे यहाँ, नवपाषाण काल का कोई स्थल नहीं है। वैसे नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना शुरू किया, यानी उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया। और यहीं एक नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। विशेष क्रांति यहाँ पहिए का आविष्कार और कृषि होना था। विशेष बात यह है कि हमें हमारे कोर्स में जितनी भी सभ्यताएं दे रखी हैं वो इन पाषाण युग की सभ्यताओं में मध्य पाषाण काल की हैं, लेकिन ऑप्शन में तो वो रख सकता है। इसीलिए पूरा पाषाण काल का जो पूरा पाषाण है, प्राचीन है, पूरा है, पुराना है, वो बूढ़ा है, जो बूढ़ा है वो डेड है। तो बूढ़ा पुष्कर और डीडवाना जो है ये इसके स्थल हो गए।
मध्य पाषाण काल को मीजोलिथ इसलिए कहते हैं क्योंकि मीजोलिथ जो है वो मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथ जो है वो उसमें छोटे बहुत उपकरण पत्थर के मिले, इस कारण से सूक्ष्म पाषाण काल या लघु पाषाण काल भी कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। पशुपालन जो है वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। अब आप सोच के देखिए कि मानव पहले शिकारी प्रवृत्ति का था, लेकिन अभी पशुपालन किया, लेकिन पशुपालन यहाँ जो है दूध घी के लिए नहीं किया, ये मांसाहार के लिए किया, इसलिए पशुपालन करता था। लेकिन पूछा जाए राजस्थान में या पूरे भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो बागौर से मिले। बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। और खास बात यह भी है कि बागौर सबसे बड़ी बस्ती थी, सबसे बड़ी बस्ती थी मध्य पाषाण काल की, पूरे भारत में सबसे बड़ी बस्ती थी बागौर। बागौर जो है वो भीलवाड़ा में है, बागौर भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा और तिलवाड़ा, बागौर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा, इसके अलावा जो 3 सभ्यताएं हमें दे रखी हैं वो इसी के अंदर, एक तो बागौर हो गई, एक मंडिया हो गई, एक निम्बाहेड़ा हो गई। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, मंडिया या मंडपिया भीलवाड़ा में स्थित है, बागौर भीलवाड़ा में स्थित है, तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे स्थित है। गौर करें, ये मध्य पाषाण काल को लेट स्टोन एज नाम से हमें दे रखा है विशेषता संदर्भ में। लेकिन बागौर की बात करें तो बागौर जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागौर भीलवाड़ा से। अब हम तिलवाड़ा लूनी उद्योग कहें तो तिलवाड़ा पत्थर के औजार, यहाँ जो छोटे औजार मिले वो तिलवाड़ा से मिले, बागौर से मिले। इसके अलावा निम्बाहेड़ा मंडिया वगैरह से भी मिले। लेकिन बागौर सभ्यता जो पाषाण काल की सभ्यता है, पाषाण काल की सभ्यता, बागौर सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, बागौर सबसे बड़ी बस्ती है, पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये पाषाण काल का वर्गीकरण हुआ। पत्थर युग चला गया, पत्थर युग जो है वो चला गया, पत्थर युग चला गया। अब पत्थर युग के बाद अगला युग आता है, पत्थर युग पाषाण युग के बाद अब ताम्र पाषाण काल आता है। गौर करें, यदि समझेंगे तो हर एक बात समझ में आएगी, फिर आगे इसका वर्णन शुरू होगा। ताम्र पाषाण काल सेकंड नंबर आ गया, पाषाण काल के बाद अब सेकंड नंबर ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को चैल्कोलिथ कहते हैं, चैल्कोलिथ काल कहते हैं। इसमें मानव ने पत्थर तो उपयोग हो ही रहा था, लेकिन पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग शुरू कर दिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6ठी क्लास की किताब में और RAS प्री के पेपर में पूछा गया कि यहां कौन सा ऐसा स्थल है कौन से काल में या मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई प्रथम धातु यदि थी तो वो तांबा थी। तांबा यानी कॉपर और कॉपर और टिन मिला दो तो पीतल बन जाता है, कांसा बन जाता है, ब्रॉन्ज कांसा बन जाता है। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक मिलाया जाता है, कॉपर और जिंक मिला दो तो मिश्र धातु जो है पीतल बन जाती है। गौर करें, तांबे का उपयोग, तांबा पहली धातु थी जिसका उपयोग मानव ने किया और तांबे से ही सबसे ज्यादा मिश्र धातुएं बनाई गई। और मिश्र धातुएं कांसा और पीतल। पीतल को पिताजी बोलो, पी फॉर पीतल, तय फॉर तांबा, जी फॉर जिंक, पिताजी तो जी फॉर जिंक। और कांसे को काट दो, काट कॉपर यानी टिन, कॉपर और टिन मिला करके कांसा बनता है। हम गौर करें, यहाँ पे ताम्र पाषाण काल की बस्तियों में हमें कोई बस्तियां पढ़नी है तो उसमें हमें पढ़नी है गणेश्वर सभ्यता जो कातली नदी के किनारे है। आजकल ये नीम का थाना में है, नीम का थाना जिला है, नीम का थाना सीकर संभाग में, नीम का थाना में। और खास बात है कि इसमें झुंझुनू की खेतड़ी तहसील भी शामिल है। पहले खेतड़ी झुंझुनू में होता था, लेकिन अब खेतड़ी जो है वो सिंघाड़ा खेतड़ी इसमें शामिल हो गया है नीम का थाना में। इसीलिए झुंझुनू ताम्र जिला था, अब ताम्र जिला नीम का थाना हो गया है। ताम्र जिला खेतड़ी की खान है, यहाँ पे तांबे की खान, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
सबसे बड़ी खान है राजस्थान में खेतड़ी की खान। तो एक तो गणेश्वर सभ्यता हमें पढ़ना है ताम्रपाषाण काल में, तो ताम्रपाषाण सभ्यताओं में गणेश्वर सभ्यता पढ़ना है। तांबे का उपयोग पहली बार किया गया, तो तांबे की खान यहाँ थी, इसीलिए गणेश्वर सभ्यता ताम्र संचयी संस्कृति कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ताम्र संचयी, ताम्र संचयी संस्कृति कहलाती है। तांबा इकट्ठा करा इसने, इकट्ठा था इसके पास, संचय था इसके पास। यहां से ही कालीबंगा और आहड़ में तांबा गया, यानी अन्य सभ्यताओं में आहड़ सभ्यता भी जो है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है, और कालीबंगा भी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। कालीबंगा भी हड़प्पा से पहले यानी प्राक हड़प्पा यानी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। और आहड़ जो है वो उदयपुर में है, आहड़ उदयपुर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। और आहड़ जो है वो बनास नदी के किनारे है, इसीलिए आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं, एच डी सांकलिया ने कहा है। जितने प्रश्न याद होते जाएं वो जरूर याद कीजिए, तरीके से याद कीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। और भी मैंने कहा वीडियो हमारे जो यूट्यूब पे पड़े हैं, थोड़े से वीडियो है अभी, लेकिन वो जितने भी पड़े हैं उसमें सब में कोई ना कोई तरीका बताया गया है, कोई साधारण नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो हर बात याद होगी। और यहां समझते जाइए, ताम्रपाषाण काल के जो है पूरा पाषाण काल के 3 भाग थे, और उसमें हमने स्थल पढ़ लिए, जो सभ्यताएं थी हमारे नाम से वो उसमें थी, और बाकी अन्य सभ्यताएं ये चल रही हैं। जो कालीबंगा है आगे ये सिंधु सभ्यता, इसके बाद अगला अगला जो पॉइंट आया वो आया, थर्ड पॉइंट आ गया सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। किसी भी सभ्यता का नाम उसके पहले खोजे गए स्थल के नाम पे हो सकता है, पुरातात्विक विभाग की परिभाषा के अनुसार। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास खोजी गई, उसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा पाकिस्तान में जो खोजा गया, रावी नदी के किनारे हड़प्पा पहला स्थल है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, हड़प्पा पहली राजधानी थी, हड़प्पा पहली राजधानी थी, तो दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो थी। राजस्थान से इनका नहीं लेना देना, मोहनजोदड़ो। लेकिन तीसरी राजधानी कालीबंगा थी। तो सोचिए, कालीबंगा हड़प्पा से पहले का भी है, प्राक हड़प्पा कालीन भी है, और हड़प्पा के समय का भी है, उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय का भी है। और कालीबंगा तीसरी राजधानी थी, कालीबंगा तीसरी राजधानी थी। तीसरी राजधानी इसको दशरथ शर्मा ने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा है। तो कालीबंगा हमें यहाँ घग्गर नदी के किनारे, नट नदी, सोतर नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। घग्गर नदी का वैदिक काल में नाम जो है वो सरस्वती नदी हुआ करता था, सरस्वती नदी हुआ करता था। तो वैदिक काल की सरस्वती नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का कोई स्थल तीसरी राजधानी थी, तो कालीबंगा था। आप गौर करते रहें, अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसे का इस्तेमाल किया, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन, आपको अभी मैंने बताया, यहां बताने का कारण यही था कि कांसा कॉपर से ही बनता है, तो तांबे से अमिश्र धातु कांसा बने। कांसे के बर्तन सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा मिले, इसी कारण से ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। माने कालीबंगा ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है और कांस्य युगीन स्थल भी है। जब कांस्य युगीन था तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। जितनी भी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं थी वो सब ग्रामीण थी, ग्रामीण थी। यहां BRW जो है मृदभांड मिलते थे। BRW का मतलब काले, लाल, मृदभांड, ब्लैक, रेड वेयर, ये विशेषता है ताम्रपाषाण काल की। जब भी मिलेंगे तो यही मिलेंगे। ग्रामीण सभ्यताएं रही ये। लेकिन तो यहां कालीबंगा ग्रामीण थी, आहड़ ग्रामीण थी, गणेश्वर ग्रामीण थी। लेकिन जब कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता के अधीन आई तो ये नगरीय थी, तीसरी राजधानी थी, तो नगरीय सभ्यता भी हुई। दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी का, सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम उससे आगे चलें तो देखो, पहले पुरापाषाण काल आया, उसमें हमने स्थल पढ़े, फिर ताम्रपाषाण काल आया, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आ गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब हम चलें आगे तो वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता, गौर करते रहें, वैदिक सभ्यता चौथे नंबर पे जो है वैदिक सभ्यता, इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं, आर्य सभ्यता।
क्योंकि ये आर्यों ने बसाई, इस कारण आर्य सभ्यता कहते हैं। इसको जानने का साधन जो है वेद हैं, इस कारण से वैदिक सभ्यता कहिए, आर्य सभ्यता कहिए। और ये आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के चले हम। एक है पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल के पहले, प्रारंभिक वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। गौर करते रहें, उत्तर वैदिक काल। यहां थोड़ी सी बात समझने की है कि यदि मान लो हम यहां नक्शे की बात करें, इंडिया के नक्शे की बात करें, भारत के नक्शे की बात करें, तो यहां भारत के नक्शे में आपको पता है कि ये जो है, यहां सिंधु नदी बहती थी, सिंधु नदी। और आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। यहां ऊपर की तरफ मध्य एशिया है, मध्य एशिया, यहां से बैक्टीरिया क्षेत्र कहते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया क्षेत्र कहते हैं। आर्यों का मूल स्थान माना जाता है ये। आर्य बाहर से आए थे और यहां से आए और यूं आए, यहां सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का पतन करके आर्य यहां रहे, इसी जगह रहे, इसी जगह आर्य रहे। यहां सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाव, काली, सरस्वती, दशदती, टोटल 5 नदियां ये पंजाब वाली, और 2 नदियां ये, 7 नदियां ये एरिया सप्त सैंधव कहलाता था। सप्त सैंधव कहलाता था। और सप्त सैंधव का मतलब है जहां 7 नदियां बहे, उस एरिया में आर्य आकर रहे। सिंधु घाटी सभ्यता वाले जहां थे वहीं आकर के रहे, इस साइड। लेकिन अब जब सिंधु घाटी सभ्यता के शांति प्रिय लोगों को आर्य यानी युद्ध प्रिय लोगों के राजा इंद्र ने हराया, सिंधु सभ्यता वालों को हटाया, यहां आके रहे। आर्य जो है वो विचरण करते रहते थे, एक जगह स्थायी नहीं रहते थे। इस कारण से आगे चलते चलते यहां से अब चले और इस तरफ की ओर चले और गंगा घाटी की तरफ आए। सिंधु घाटी से गंगा घाटी की तरफ आए और यहां जन थे और यहां जनपद हो गए। तो जनपद हो गए गंगा घाटी में। ठीक पूर्व वैदिक काल में, ये पूर्व वैदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र में थे। कौन से क्षेत्र में थे? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव क्षेत्र में जो है ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद, हालांकि वेद कोई लिखे नहीं गए, लेकिन जब उस वैदिक काल के समय, पूर्व वैदिक काल का समय, जब ऋग्वेद जो है ये आया, तब ऋग्वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि एक ही वेद इस समय का है, ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल में कुछ भी लिखा नहीं गया, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक काल में अकेला एक वेद ही आया, ऋग्वेद। और कौन से क्षेत्र में लिखा गया? इस वाले क्षेत्र में, यानी सप्त सैंधव क्षेत्र में। और यहां स्थायी निवास नहीं था, जन थे, कबीले थे, जन थे, समूह थे, तो जन थे, तो जन। और जब आगे चलते 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 गंगा का उपजाऊ मैदान मिल गया। लोहा यहां भी नहीं था, लोहा सिंधु घाटी सभ्यता वालों में भी नहीं था, और लोहा यहां भी नहीं था। नहीं सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, नहीं ये परिचित थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये इधर से चले और इस साइड भारत में गंगा घाटी की तरफ आ गए, यहां उपजाऊ मैदान मिल गया गंगा का, यहां उपजाऊ मैदान मिल गया गंगा का। और खाने पीने को मैदान में ज्यादा लोग रहते हैं, पशुपालन भी होता है, इसीलिए अन्न सब ज्यादा मिल गया, पानी बढ़िया मीठा मिल गया, मैदान मिल गया, पशुपालन हो गया। तो कुल मिला के, और लोहा भी यहाँ आजकल झारखंड वगैरह जो है यहाँ ज्यादा है। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहा आया उत्तर वैदिक काल में। इससे पहले के लोग लोहे के परिचित नहीं थे। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता लकड़ी के हलों से जो है खेतों को जोतते थे, लोहे के हल नहीं थे। अब लोहा आ गया तो समय बच गया, और जन यहाँ अब फिरने, इधर उधर जन फिरने की जरूरत नहीं रही। अब जन ने पांव जमा लिए और जनपद हो गए। तो कौन सी घाटी में हुए जनपद? तो गंगा घाटी में हुए। गंगा घाटी में जनपद आ गए, और जनपदों में लोहा आ गया कई, और लोहे से औजार बने, हथियार बने। तो औजार बने तो एक जनपद के राजा ने दूसरे जनपद के राजा को जो है वो अपने अधीन कर लिया। इन जनपदों में सबसे शक्तिशाली वही होगा जिसके पास लोहा होगा, और शक्तिशाली हो गया इस समय मगध। मगध बिहार वाला एरिया है। मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, राजाओं का घर, और पाटलिपुत्र थी, पटना, आजकल का पटना। शेरशाह सूरी ने पटना नाम दिया था। तो मगध सबसे शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि हाथी घोड़े थे उनके पास, खाने पीने को खूब था, औजार थे, हथियार थे। तो इस कारण से मगध जो है सबसे शक्तिशाली हो गया जनपदों में। उसने सब जनपदों को अपने अधीन कर लिया, और जनपद से अब उत्तर वैदिक काल में यह समय आ गया 600 ईसा पूर्व का, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का।
और ठीक इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद अब जनपदों से, अब जो है जनपदों से गंगा घाटी में ही, गंगा घाटी में ही, अब जनपद से गंगा घाटी में ही महाजनपद बनने लग गए। महाजनपद, महाजनपद। और महाजनपदों की संख्या 16 थी बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय के अनुसार। सबसे प्रामाणिक यही है, बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय के अनुसार टोटल महाजनपद 16 थे। ऐसे ही 16 महाजनपद जैन ग्रंथ में भी दिए हैं। जैन ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र में मिलता है इसका उल्लेख, भगवती सूत्र। गंगा घाटी में महाजनपद बन गए थे और जनपद से महाजनपद बन गए। लोहा तो था यहाँ पे, लोहा तो था क्योंकि लोहा तो आ ही गया। अब महाजनपद बन गए। उनमें से राजस्थान में एक महाजनपद था मत्स्य जनपद, मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद जो है उसकी राजधानी थी विराटनगर। हमारे कोर्स में वैराट सभ्यता है, विराटनगर, जिसको आजकल हम बैराट कहते हैं, बैराट। और बैराट में जो सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है, वो अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, रुंडित नदी के किनारे, ये सभ्यता बैराट सभ्यता में पढ़नी है, बैराट सभ्यता पढ़नी है। आपको पता है बैराट सभ्यता जो है वो लोहयुगीन है। जनपद 600 ईसा पूर्व में से शुरू हुए, माने उत्तर वैदिक काल के खत्म होते ही अब महाजनपद शुरू हो गए। इसी समय जैन और बौद्ध ग्रंथ भी आए और जैन महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी वगैरह सब इसी महाजनपद काल के समय ही जो है हुए। अब उसके बाद बैराट में, महाजनपदों में मैंने कहा एक मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, मगध। और मगध में हर्यंक वंश ने राज किया, उसके बाद नागवंश ने राज किया और फिर नंद वंश ने। यहां सबको कहानी पता है कि ये 3 वंशों के राज के बाद अब नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, जिसको मार करके मौर्य राजा अशोक मौर्य ने मौर्य वंश की शुरुआत की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत फिल्में, नाटक वगैरह जो है उसमें आता है। तो अगली बात ये हो गई कि जो है यहाँ अब मौर्य काल की जानकारी, मौर्य काल आ गया। इसके बाद अगला टॉपिक जो आ गया वो मौर्य काल आ गया, मौर्य काल। और मौर्य काल में आपको राजा पता है, ए बी सी नहीं, सी बी ए राजा हुए। सी माने चंद्रगुप्त मौर्य हुआ पहले, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था। बिंदुसार आ गया, बिंदुसार आ गया। और ठीक उसके बाद अशोक मौर्य आ गया। और अशोक मौर्य के जो है 2 शिलालेख बैराट से मिले हैं। सोचिए, बैराट सभ्यता से 2 शिलालेख बैराट की पहाड़ियों से मिले अशोक के। और अशोक के जितने भी शिलालेख होंगे वो भारत में जो भी होगा वो प्राकृत भाषा में होगा। और कौन सी लिपि में होगा? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि वो होती है जैसे हम लिखते हैं बाएं से दाएं यूं, और जो खरोष्ठी होती है वो दाएं से बाएं उर्दू की तरह लिखी जाती है। मौर्य काल का अंतिम राजा वृहद्रथ की हत्या करके मौर्योत्तर काल आ गया, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल जो है उस समय कई विदेशी शासक रहे, उसमें इंडो ग्रीक राजा भी हुए। इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन राजा, हिंद यवन राजा शासक। विशेष बात है कि इंडो ग्रीक राजाओं में मिनेंडर की मुद्राएं, एक राजा है मिनेंडर, मिनेंडर के जो हैं 16 सिक्के वो बैराट से ही मिले हैं, 16 सिक्के बैराट से ही मिले हैं। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल की बात करें, गुप्त काल आ गया। गुप्त काल के शंख लिपि के प्रमाण भी, शंख जैसी लिपि जिसको पढ़ा नहीं जा सका उसके प्रमाण भी बैराट से मिले हैं। और इसके बाद मध्यकाल शुरू हो जाता है, मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको इस सभ्यता का मतलब जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि जो है यहाँ जो है आप गौर करें तो सबसे पहले पाषाण युग आया, पाषाण युग आया। पाषाण युग में प्राचीन भारत में जो सभ्यताएं चली उनमें राजस्थान से जुड़ी सभ्यताएं पाषाण युग में, अब डिटेल से हम बाद में पढ़ लेंगे इसको। तो पाषाण युग जो है उसके अंदर सबसे पहले पूरा पाषाण आया। पूरा पाषाण में पुराना, बूढ़ा, डीडवाना, मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथ कहते हैं, मीजोलिथ कहते हैं। उसमें बागौर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे ये स्थल हैं। इसके अलावा निम्बाहेड़ा, मंडपिया ये सब हैं। नवपाषाण काल का कोई स्थल नहीं मिला। वैसे कृषि नवपाषाण काल में शुरू हुई।
उसके बाद ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथ काल कहते हैं। मानव ने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया। पत्थर के साथ साथ पहली धातु जिसका उपयोग करना शुरू किया वो तांबा था। तांबा था। गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ये सभ्यताएं यहाँ ताम्रपाषाण काल की हैं। इसका मतलब ग्रामीण सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, तो कालीबंगा तीसरी राजधानी थी इसकी। वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता में दो भाग बांट के चले, एक तो सिंधु घाटी की तरफ और एक गंगा घाटी की तरफ। एक तरफ जन और एक तरफ जो है जनपद। एक तरफ ऋग्वेद लिखा गया, एक तरफ बाकी सब कुछ लिखा गया, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ वो सब उसी काल में लिखे गए। तो कुल मिला के लोहा उत्तर वैदिक काल में आया। इससे पहले लोहे की बात ही नहीं करनी। और लोहा आने से जनपद में मगध जनपद शक्तिशाली हो गया। उसने जनपद से दूसरे जनपदों को जीत के महाजनपद बनाया। और महाजनपद काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। मत्स्य महाजनपद हमारे राजस्थान में अलवर, भरतपुर, जयपुर वाला क्षेत्र जो है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, बाणगंगा नदी के किनारे, आजकल बैराट कहते हैं इसको। तो मगध में कई राजा, हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, और नंद वंश के राजा घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। मौर्य वंश के यहाँ चंद्रसी भी है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक मौर्य। अशोक मौर्य के 2 शिलालेख यहाँ से मिलते हैं बैराट से, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अशोक का भारत में कोई भी शिलालेख मिलेगा वो हमेशा हमेशा भारत में प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिलेगा। बै ब्राह्मी, बै बाएं से दाएं होता है। इसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल मौर्योत्तर काल, जिसमें इंडो ग्रीक, हिंद यवन राजा, इंडिया और ग्रीक के, हिंद और यवन के राजा, जिसमें मिनेंडर के सिक्के पूछे तो बैराट से मिले हैं। गुप्त काल की शंख लिपि के प्रमाण पूछे तो बैराट से मिले हैं। कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए कि बैराट सभ्यता मत्स्य जनपद की राजधानी थी। उस जनपद काल के बाद जो भी कुछ हुआ सब कुछ बैराट से मिलेगा, सब कुछ बैराट से मिलेगा। इस तरह से हमारे कोर्स में मेन सभ्यताएं जो हैं उसके विषय में हुआ। अब इनके अंदर की बात के लिए एक वीडियो और लेकर के आऊंगा मैं। इस कारण से इस वीडियो को 2-3 बार पहले आप देख लें। मेरे पुराने वीडियो भी जरूर देख लें, ताकि कम से कम ये हो कि जो चीज़ें हम याद जैसे जैसे कराना चाह रहे हैं वैसे वैसे दिमाग में बैठे। ये वर्गीकरण खूब अच्छे से होना चाहिए कि बागौर कौन से समय का है, ताम्रपाष। पुराने प्रश्न भी करके देखे, 33 सालों के प्रश्न मार्केट में कई किताबों में मिलते हैं। आप उसमें करके देखें आपको कितने प्रश्न आए, इस बात से 2 बार पढ़ने के बाद कितने प्रश्न आए। अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, स्टेटस लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसके लिंक को, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इससे भी बेहतर लेकर के आऊँ अगली क्लास। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है।